हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूं जो नाइन्थ क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी सरदर्दी होती है। समझ गए होंगे। ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अपने नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है। और बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे सर ग्रेविटेशन पे वीडियो बना दीजिए, हमारे एग्जाम में आ रहा है ग्रेविटेशन। सो मैं ग्रेविटेशन लेके आ गया। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो उसके अंदर कैसे मोशन होता है, मोशन किसकी वजह से हो रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या है, कोई ना कोई फोर्स है जो उस मोशन को क्या कर रही है, डायरेक्शन दे रही है या फिर मोशन क्रिएट कर रही है। वो किसकी वजह से हो रहा है, एक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो मेरा फोर्स है ना भैया, यही मोशन का क्रिएटर है, क्रिएट करने वाला मोशन को मेरा फोर्स है। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब इस चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को, इस चैप्टर से क्या मतलब है हमारा फोर्स का। तो क्या मतलब है, देखो सपोज करो आपने एक पत्थर ऊपर फेंका, या सोचो मारकर मैंने ऊपर फेंका, ये हमेशा नीचे आता है। ये क्या कर रहा है, हमेशा नीचे आ रहा है। देखो नीचे आ रहा है, नीचे आके जमीन से पे गिर जाता है, तो जमीन पे गिर रहा है। इसका मतलब इस मार्कर के अंदर जो मैंने मोशन दिया वो तो मेरा फोर्स हो गया। तो मैंने तो ऊपर की तरफ फोर्स दिया था इस पे, तो ये ऊपर जाना चाहिए था, उड़ता रहना चाहिए था, उड़ता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जमीन पे आगे गिरता है अल्टीमेटली। तो ऐसा क्या है जमीन में, ऐसा क्या है, तो जमीन क्या करती है, इस मार्कर पे या किसी भी दुनिया की बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है। क्या करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस चैप्टर में आपको अब समझ में आया होगा कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो फोर्स लग रही है ये हमारी कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो अब देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, इस दुनिया के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, देखो एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बोला क्या, इस दुनिया के अंदर हर चीज, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अरे सर क्या बात बोल दी आपने, ऐसा तो कैसा हो सकता है। अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ मेरे पे खड़ी है तो क्या मैं अर्थ को खींच रहा हूं। हाँ भाई तुम अर्थ को खींच रहे हो, जितनी ताकत से अर्थ तुम्हें खींच रही है उतनी ही ताकत से तुम भी अर्थ को खींच रहे हो। तो फिर बच्चे के दिमाग में आया, लेकिन सर मैं तो अगर छत पे होता हूं, अगर मैं ऊपर से छत पे से कूद जाऊं तो मैं तो नीचे गिर जाता हूं, अर्थ तो मेरी तरफ आती ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसका डिफरेंस आ जाता है हमारा मास की वजह से। अर्थ भी उतना ही फोर्स लगा रही है आपके ऊपर और आप भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो अर्थ के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आपका जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना सा है, इतना सा है, इतना सा, बिल्कुल बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हो, इतना है। अर्थ का मास क्या है, बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है, तो उस पे उतने ही फोर्स का असर नहीं होता, लेकिन आप पे उस फोर्स का अच्छा खासा असर होता है। तो अगर आप जंप मारोगे तो हमेशा नीचे ही आ जाओगे अर्थ की तरफ, क्योंकि भैया जो फोर्स अर्थ आपकी तरफ लगा रही है उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और वो अपने आप में काफी बड़ी फोर्स है तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो एक चीज और बताता हूं, सपोज करो कोई दो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होंगे ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स होगी, इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कम होगी, इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कम होगी। और ऐसे ही अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ के साइज के ऑब्जेक्ट हैं, तो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो हम नया टॉपिक लेते हैं अपना, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं, यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोलता है। सपोज करो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है हमारी बी। इस बॉडी का मास है हमारा m1 और इस बॉडी का मास है हमारा m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r। यानी कि एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, एक उसके बीच में इसका वजन क्या है, m1 मास है इसका A का, और B का मास है मेरा m2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो इसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली A और B एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगी भैया, एक फोर्स होगी। इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी, और जो ये फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहला मैंने बोला फोर्स जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी कि m1 की मल्टीप्लाई अगर m2 से कर दी जाए, इसका मास मल्टीप्लाई इसका मास, और उससे डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा ये फोर्स। यानी कि क्या समझ आ रहे हैं, अगर मास ज्यादा होंगे दोनों के तो फोर्स ज्यादा होने वाली है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। फोर्स ज्यादा कब होगी, जब दो बॉडीज के बीच में मास बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब जब सन जो है, सन का मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जो प्लैनेट्स हैं हमारे इनका भी मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जब इनके बीच में अट्रैक्शन होती होगी तो उस अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो सन अपने चारों तरफ सारे प्लैनेट्स को उंगलियों पे नचाता है। उंगलियों पे नचाने का मतलब क्या है कि वो फोर्स अच्छी खासी देता है, उस फोर्स की वजह से वो प्लैनेट्स एस्केप नहीं हो जाते, कहीं और नहीं चले जाते, उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, और उसी फोर्स की वजह से वो क्या करते रहते हैं, उसी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। चलो ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास 1 और मास 2 के प्रोडक्ट के। चलो जी एक बात होगी, और इसमें एक चीज और होती है, फोर्स हमारी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मेरा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर के। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो इसकी जगह मेरे पास कैपिटल G आएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम सभी को पता है कि एक कांस्टेंट आता है। ये जो कैपिटल G है ये भी मेरा एक कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू, जो आपको लर्न करनी है, आपको याद रखनी है। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको नहीं दे, न्यूमेरिकल जब हम करने बैठे हो सकता है वो आपको ये वैल्यू नहीं दे, तो आपको याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट में दे देते हैं, लेकिन आपको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज खटक गई होगी, ये कहाँ से आ गया सर, ये जो आपने यूनिट बनाई है हमारे को ये यूनिट बना के दिखाइए। चलो देखो, ये यूनिट किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर मैं इससे निकालूं तो देखो जी इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर्स के साथ, तो जी को मैं अभी इधर ही रख लेता हूं। एफ ऊपर था, एफ के साथ ये डिनोमिनेटर में था, आर स्क्वायर डिवाइड हो रखा था, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर। और ये जो m1 m2 है ये उधर मल्टीप्लाई में थे, तो मैं इधर आके इसको डिवाइड कर सकता हूँ m1 इंटू m2। तो ये मेरा कैपिटल G का क्या बन गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मेरी यूनिट बन जाती है, आपको पता ही है। तो देखो क्या बन गई, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है। रेडियस की यूनिट यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज,
डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर का भी क्या है, मीटर का भी क्या है, स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डिवाइड में देखिए क्या है, मास 1 और मास 2, मास 1 भी केजी में है और मास 2 भी केजी में है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो केजी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से मेरी आई यूनिट। तो कुछ कुछ आइडिया आपको लग गया होगा अभी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रोल रहने वाला है, इसकी वैल्यू याद करनी हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको यूनिट निकालनी है। तो अब कुछ चीज़ें देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखो मैंने आपको बताई थी ना, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे दो बॉडीज़ के बीच में दो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, यानी कि जिनका मास क्या है, कम है, अब जिनका मास कम होगा मैंने आपको बताया कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और जिनका मास बड़ा होगा उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने वाली है। मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो तो इसको हटा देता हूँ मैं सारे को। अब आपको अगर नोट करना है तो पीछे जाके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या माना कि एक बॉडी m1 है, इसका वेट जो है 1 kg ले लेते हैं, सो छोटा सा है 1 kg। तो मतलब जब यूनिवर्स की बात चल रही है, यहाँ पे यूनिवर्स, ग्रेविटी, सन, मून तक की बात चल रही है, तो ये 1 kg तो उसके सामने कुछ वैल्यू ही नहीं रखता, बहुत छोटा समझो, बहुत छोटा। ऐसे ही हमारा मास 2 है, उसका भी वेट क्या है, 1 kg है, दोनों का वेट मेरा 1 kg है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r मैंने ले लिया, वो भी मैंने 1 ही ले लिया, 1 मीटर लगा लो, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया। अब मैंने तीनों चीज़ों को 1 ले लिया, तो अब अगर मैं बोलूँ आपको कि इसके बीच में मुझे बताइए कि कितनी फोर्स लगने वाली है, तो अभी मैंने आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लगा था हमारा। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट लिखने की अभी यहाँ नीड हमारे को नहीं है बेसिकली। मास 1 और मास 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, 1 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय, देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर भी क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 इंटू 1, कोई फर्क ही नहीं डालेगा। इसका मतलब जो हमारी फोर्स लगेगी इन दोनों बॉडीज के बीच में वो कितनी हो गई, 6.67 इंटू 10⁻11। अब -11 लगा है, इसका मतलब ये नीचे आके 10 की पावर 11, यानी कि 10 के बाद कितनी जीरो लगने वाली है, 11 जीरो लगने वाली है, और उससे जब ये डिवाइड होगा तो 0.0000000 और 6-7 फिर आएगा, मतलब कितनी छोटी वैल्यू होगी, सोचो कितनी छोटी वैल्यू होगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई कि नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बड़ा मास के साथ उसकी वैल्यूज लेकर के। सो इस बार मैंने देखो क्या लिया, मास ऑफ अर्थ ले लिया, मतलब बड़ी चीज ले ली, बहुत बड़ी चीज ले ली। इसका मास क्या है हमारा, 6 इंटू 10⁻24 kg है। मास ऑफ मून देखिए कितना है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। और डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ, मतलब अर्थ के और मून के बीच में डिस्टेंस हमारा ये है। तो हमारे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास 1 मास 2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसको। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। मास 1 की वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 10⁻24। मास 2 की वैल्यू रख दीजिए 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन में देखिए कितना आएगा, आर का स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, 3.84 इंटू 10⁻5। इसको स्क्वायर करना था तो मैं 2 बार लिख सकता हूँ इसको, तो 3.84 इंटू 10⁻5। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 22 पॉजिटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव था, तो ध्यान से देखना हमारे को क्या हम किसके अंदर कर सकते हैं। देखो अगर ये 10⁻5 है, ये भी क्या है 10⁻5 है, तो मैं इसको हटा करके मैं इकट्ठा लिख सकता हूं यहाँ 10⁻10। एक एक स्टेप आपको क्लियर हो रहा है वीडियो के अंदर, आप पॉज करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि
मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, तो मैं इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस करने वाला हूँ। अब देखो, ये मेरे पास 10⁻⁻11 है और यहाँ पे मेरे पास 10⁻22 प्लस के हैं। तो मैं अगर इसको ख़त्म कर दूँ, -11 माइनस कर दिए मैंने इसके अंदर से, तो मैं इसकी पावर लिख सकता हूँ 10⁻11। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ की पावर -11 इसके अंदर मैंने एडजस्ट कर दी। चलो जी, आगे देखो, आगे देखो क्या हो सकता है। ये 10⁻10 से ये मैंने पूरा काट दिया, सिर्फ ऊपर क्या बच गया, 10 बच गया। क्लियर हो गई, ये भी कट गया हमारा। अब आगे देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 6.67 है और ये हमारा 3.8 है। अब देखो, इस टाइप की जो कैलकुलेशंस होगी है ना, तो मेरे को आपको एक रफ आइडिया देना था। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, मुझे एक रफ आइडिया देना है कि हाँ भाई, जो फोर्स होती है बड़ी 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 बॉडीज के बीच में, वो बहुत बड़ी फोर्स होती है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो, तो 3.8 का अगर मैं डबल करके देखूँ तो कितना होता है, लगभग लगभग ये 7.6 के आसपास आएगा। चलो ठीक है, ये नहीं चलने वाला इसका मतलब। तो और कुछ देखते हैं, और कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो एक तरीका है हमारे पास, क्या है, सिंपल सा है। अगर मैं देखो छोटो, मेरे को तो कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जैक्ट चाहिए होता तो मैं एग्जैक्ट निकाल सकता था, लेकिन मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूँ। सपोज करो ये पॉइंट्स मैं खत्म ही कर देता हूँ आपको एक जनरल समझाने के लिए। 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ भी 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने 7 कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है हमारे पास। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि जो भी आ रहा है, मेरी वैल्यू एक आएगी, कोई वैल्यू आएगी, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है 10 की पावर, वो पॉजिटिव में हो रही है। क्या हो रही है, पॉजिटिव में हो रही है। और अगर वो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी फोर्स है वो अपने आप में ही क्या है, बहुत बड़ी फोर्स है। फोर्स इज वेरी लार्ज। और जब इतनी बड़ी फोर्स है, तभी तो क्या है कि जो सन है वो हमारे प्लैनेट्स को होल्ड कर सकता है, और इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो मून को होल्ड करके रखती है। तभी तो मून उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अदरवाइज अगर फोर्स जैसे पिछली बार नेगेटिव में निकल गई थी, मतलब नेगेटिव तो नहीं थी फोर्स तो पॉजिटिव थी, लेकिन 10 पर नेगेटिव होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। 0.000 लग के बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, 10 की पावर काफी बड़ी है, और सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आया है। इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये शो करना था कि बड़ी बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते थे, पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से वैल्यूज हमने रख ली थी, और उसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी थी। तो कैलकुलेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आप यहाँ पे कैलकुलेशन सीखने नहीं आए हो, आप यहाँ पे कंसेप्ट सीखने आए हो कि किस तरीके से मैं फिजिक्स को हिला दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केपलर्स लॉ। सो गाइस देखिए, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अंदर क्या है, केपलर भाई साहब ने हमारे क्या क्या बोला है देखते हैं। पहली बात बोली, द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit। ये इलिप्स होता है बेसिकली। इलिप्स आपने पहली बार सुना होगा, जिस तरीके से सर्कल एक फिगर होती है ना, इसी तरीके से इलिप्टिकल शेप में होती है। एक क्या होती है हमारी, इलिप्टिकल शेप होती है। वो किस तरीके की शेप होती है, एक इस तरीके की शेप होती है, ओवल टाइप का बोल सकते हैं, अंडाकार आकार, अंडे जैसा आकार होता है, इसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ना, जैसे सर्कल के पास एक सेंटर होता है, इसी तरीके से जो हमारा इलिप्स होता है, इसके पास दो दो सेंटर होते हैं। एक सेंटर इधर होता है, एक सेंटर इधर होता है, और इन सेंटर्स को क्या नाम दिया जाता है, फोकाई। फोकाई तो देखो प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं, एक्चुअली में इनका नाम होता है फोकस। तो ये फोकस 1 है और ये फोकस 2 है। तो क्या बोला, द प्लैनेट्स मूव इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ टू फोकाई ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट। यानी कि ये जो ऑर्बिट है, इसमें तो हमारा कौन घूमेगा भैया, इस गोला में कौन घूम रहा है, पीके घूम रहा है, पीके नहीं घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है। तो ये प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड,
और सन या तो इस फोकस पे रहेगा या फिर सन इस फोकस पे रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी कि एक फोकस पे रहेगा सन या फिर इस फोकस पे रहने वाला है। तो सन की जो पोजीशन है, केपलर भाई साहब ने बोला कि प्लैनेट्स तो जो चक्कर लगाएंगे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाने वाला है, लेकिन सन की पोजीशन जो होगी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी ना किसी फोकस पर होगी। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट में देखो क्या बोला, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet sweeps equal area in equal interval of time। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया पढ़ के, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या बात कर रहे हो आप। चलो देखो इसको समझाते हैं। ये अब सपोज करो हमारा इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ए माना, यहाँ पे मैंने पॉइंट माना बी माना। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए माना, यहाँ पे मैंने पॉइंट माना बी। देखो यहाँ पे हमारा सन मान लिया, ये हमारा फोकस है, ये सन है, तो ये लाइन ज्वाइन करी इससे, इसी तरीके से ये लाइन ज्वाइन करी इससे। अब देखो क्या, दोबारा पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ो। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है जी, घूम रहा है, इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, जो प्लैनेट और सन को लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो ये कर रही थी, प्लैनेट अभी यहाँ पे था, थोड़े टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ आ गया, तो क्या बोल रहा है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो मानो यहां से यहां तक आने में एक ईयर लिया, एक ईयर लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, और यहां से यहां तक आने में भी 1 ईयर लिया। तो अगर 1 साल यहां लिया, 1 साल यहां लिया, तो केपलर भाई साहब ये कह रहे हैं जो लाइन प्लैनेट और सन को ज्वाइन कर रही है उसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। यानी कि ये वाला जो एरिया मैंने आपको शो किया, ये वाला एरिया हमारा इस एरिया के इक्वल होगा। यानी कि जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये सन से ये इधर वाला पार्ट, इसका एरिया और उस वाले एरिया का क्या होने वाली है, वैल्यू इक्वल होगी। ये हमारे केपलर भाई साहब ने बोला है हमारे को सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर देखो क्या बोला है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय। यानी कि जो मीन डिस्टेंस है उसके बीच में, दैट इज आर, उसका जो क्यूब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के। जितना टाइम लगा रिवॉल्व होने के अंदर उसका स्क्वायर अगर कर दें तो जो मीन डिस्टेंस है किसके, सन के और बीच में किसके, प्लैनेट के बीच में, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टाइम के स्क्वायर के। तो ये 3 हमारे को पॉइंट्स दिए थे केपलर भाई साहब ने, जिनको हमारे को पढ़ना बहुत जरूरी था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू भी मतलब इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप क्या कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, किसी भी तरीके से आप इसको नोट कर लो, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको याद कर लेना, इसको ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ याद कर लेना। जो चीज़ समझने वाली होती है मैं समझा देता हूँ उसके बाद, लेकिन लर्न करने वाली चीज़ होती है ना, तो उसको लर्न भी कर लेना, एक बार समझ के लर्न कर लेना, ठीक है। तो अगला टॉपिक चलते हैं अपना। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्री फॉल। क्या होता है फ्री फॉल, नाम से पता चल रहा है फ्रीली किसी को छोड़ दिया जाए उसे बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो देखो क्या होता है फ्री फॉल का मतलब, यानी कि अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप कर रहा हूं तो ड्रॉप करने के बाद उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, हाँ बिल्कुल लग रही है। क्या फोर्स लग रही है, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, केवल और केवल अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स लगे और वो इस तरीके से नीचे आए, केवल उस फोर्स की वजह से नीचे आए, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मतलब उस चीज को क्या बोला जाता है, फ्री फॉल हो रही है बॉडी। मतलब देखो एक क्या है, ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे फोर्स से भी तो फेंक सकता हूँ नीचे। इस तरीके से अगर मैं फोर्स के साथ किसी मार्कर को फेंक रहा हूं तो मैंने क्या किया है, बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की थी, तो मैं इस चीज को फ्री फॉल नहीं बोल सकता। तो फ्री फॉल के लिए क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है मेरा, तो फ्री फॉल होगा बेसिकली मेरा क्या होने वाला है, फ्री फॉल अगर किसी चीज को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि सिर्फ ग्रेविटी के हवाले कर दिया जाए, जो भी फोर्स लगेगी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से लगेगी, अदरवाइज कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, और इस चीज को बोला जाता है फ्री फॉल। मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, एक पॉइंट हो गया हमारा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाली है। दूसरी चीज फ्री फॉल के अंदर क्या होगी, ओनली
फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, एक ही बात है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, और कोई चीज एक्ट नहीं करने वाली है हमारे को, ठीक है। तो अब एक टर्म और निकल के आई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गिरी, अगर ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गिरी है तो उसका मतलब उसके मोशन के अंदर चेंज आ रहा है कंटिन्यूसली, यानी कि ये जो बॉडी है वो जो ड्रॉप की गई है फ्री फॉल की वजह से, उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम जानते हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, मतलब स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने एक, हमारे पास बॉडी है, एक कोई बॉडी है, उसका मास m था। क्या मास था उसका? m था। उसको हमने फ्रीली फॉल कर दिया। अगर उसको फ्रीली फॉल कर दिया तो उसके अंदर देखो क्या होने वाला है, उस पर ग्रेविटेशन का काम एक्ट करेगा। वो ग्रेविटी कौन खींच रहा है उसको? अर्थ खींच रही है अपनी तरफ। क्या खींच रहा है? कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है। अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल M है। अर्थ का मास मैंने क्या मान लिया? कैपिटल M है। अर्थ के सेंटर से जो इस पॉइंट की दूरी थी ये मैंने कैपिटल R मान लिया। क्या मान लिया मैंने? इसका डिस्टेंस कैपिटल R मान लिया। तो अब मुझे देखो, जब मैं इसके अंदर अगर देखता हूं तो फोर्स लगी है तभी तो ये ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है। तो अभी मैं फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा के आया था। क्या था मेरा फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास का प्रोडक्ट होता है। तो मास किसका आएगा? अर्थ का मास आएगा और उस बॉडी का मास भी आएगा। अपॉन में क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि r का स्क्वायर आने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब देखो, लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, या फिर जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो वाली, वो वीडियो जाके जरूर देखना, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन्होंने मेरी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं देखी है वो जाके जरूर देखना। आप सर्च कर सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन PCM कक्षा, तो उससे आपके पास सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? फोर्स बाय मास हो जाएगी, फोर्स बाय मास हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? स्मॉल m किया और a लिख दिया मैंने। तो कैपिटल G अपॉन मतलब बड़ा M यानी कि अर्थ का मास, और छोटा मास क्या हो गया? बॉडी का r स्क्वायर। अब यहाँ से देखो m से m मेरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो मेरा छोटा सा मास था उस बॉडी का जो मैंने ड्रॉप की थी वो तो मेरा कट गया। इसका मतलब उसकी वजह से कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं बहुत अच्छा सा फैक्ट बताने वाला हूं आपको इसके बिहाफ पे। अब एक चीज देखो, जब ग्रेविटी की एक्सेलरेशन होती है ना तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से डिनोट करते हैं, और इसी को बोला जाता है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो a को मैं स्मॉल g लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो स्मॉल g का फॉर्मूला देखो क्या बन गया? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मैं इन तीनों की वैल्यूज डाल दूं, देखो g की वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जो मास ऑफ अर्थ होता है हमारा वो कितना होता है? लगभग कितना होता है हमारा मास ऑफ अर्थ? अभी हमने यूज किया था ना, तो मास ऑफ अर्थ, एक मिनट में अभी बता रहा हूँ आपको। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है हमारा? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, और ये होता है हमारा करीबन 6 इंटू 10⁻24 kg, इसके अराउंड होता है। मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं है। तो ये हमारा मास होता है अर्थ का, और ये हमारा होता है क्या? रेडियस। और इसको फाइनली जब हम जी को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वैल्यू आती है हमारी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी वैल्यू आती है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? 6 इंटू 10⁻24 kg
6.4 इंटू 10⁶, बिल्कुल सही लिया था मैंने, मेरा मतलब मुझे सही याद, मुझे सही था इसका मतलब। तो ये हमने वैल्यूज रख दी और दोनों वैल्यूज को फाइनली सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर कोई भी पूछे कि हमारी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है तो आपको आंसर देना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब देखो फैक्ट, सपोज करो ये ले लिया मैंने, ये एक फर्स्ट फ्लोर लगा लो, किसी भी चीज़ का फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर के नीचे ना यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा। ये दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक हमारा गोलू मोलू सा बच्चा है और एक हमारा पतला सा बच्चा है, पतला सा, ठीक है। इसका मास है हमारा 60 kg और इसका मास है हमारा 20 kg। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन दोनों को ऊपर से फ्री फॉल कर दिया जाए तो कौन सा बच्चा जो होगा वो पहले आगे गिर जाएगा स्विमिंग पूल में, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर भारी वाला है तो भारी वाला जल्दी गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हमारे पास फोर्स लगने वाली है ग्रेविटी की फोर्स, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, हमारी मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो दोनों हैं हमारे, ये एक साथ ही गिरने वाले हैं। ये हमारा एक फैक्ट होता है और इसको आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये फैक्ट होता है, क्योंकि मास पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मेन जो चीज डिपेंड कर रही है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। क्या किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो यानी कि डिस्टेंस पे कैसा रिलेशन है, ग्रेविटी का रिलेशन कैसा है डिस्टेंस से? इनवर्स है और स्क्वायर है, यानी कि इनवर्स है। यानी कि अगर 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 मैंने बोला आर की वैल्यू बढ़ी तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि अगर अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज आर था, अगर ये आर की दूरी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हम ऊपर चल जाएंगे, आसमान में उड़ते जा रहे हैं, तो उसमें ग्रेविटी क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी और डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड अर्थ के सेंटर में डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है ग्रेविटी के साथ? इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ही हम हाइट की तरफ बढ़ेंगे हमारी ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसे अगर सोचो कोई बंदा अर्थ के अंदर गड्ढा खोदने लगे तो क्या होगा, उसकी बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही आर कम होगा ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि अर्थ के अंदर अगर हम गड्ढा खोद के देखेंगे कहीं नीचे डेप्थ में, तो वहां पे क्या होगा, हमारा ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा पॉइंट था किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज अब मैं जो अगली वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी ना, वो अब हम ग्रेविटी के केस में पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, अच्छे एग्जाम नंबर लेके आओ और मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं।